स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं और आपके 5 लेक्चर हो चुके हैं। दिस इज़ योर 6th लेक्चर। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर देखा, अलग अलग टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने देखे। साथ साथ हम लोगों ने उल्टा काम भी किया, यानी कि अगर आपको नाम दे दिया है और उससे अगर आपको फॉर्मूला निकालना है तो आप कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, कैसे आप नाम से फॉर्मूला लिखेंगे, ये भी हम लोगों ने देखा, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सब बनाया होगा, सही ढंग से बनाया होगा। मैंने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं आप लोगों से सोल्यूशन भी मांगा और आप लोगों के सोल्यूशन लगभग सही थे, कुछ के गलती थे तो मैंने वहाँ पे इंडिकेट किया है कि गलती कहाँ पे है, ठीक है। ऐसे आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन से भी आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग नए टॉपिक को लेके चल रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। आइसोमेरिज्म से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, खास करके जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जैसे जेई हो गया या नीट हो गया, इन सभी में इन टॉपिक से क्वेश्चंस आने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू बोर्ड एग्जामिनेशंस। ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकते, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं, बट कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में ये इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने के प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैं इस टॉपिक के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, आइसोमेरिज्म अगर आपने ऑर्गेनिक पढ़ा है, अगर आप ऑर्गेनिक पढ़े हैं तो आइसोमेरिज्म के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा आइसोमेरिज्म का, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। अगर इस वर्ड को तोड़ा जाए आइसोमेरिज्म में, यहाँ 2 वर्ड होता है, आइसो और मर, और इज्म तो फिनोमिनन को बोलते हैं। तो आइसो का मतलब होता है सेम, मर का मतलब होता है पार्ट्स। अगर आइसोमेरिज्म का अगर हम लोग वर्ड मीनिंग निकालें तो सेम पार्ट्स होता है, ठीक है। और इज्म किसी चीज में लग जाता है तो वो उसका प्रॉपर्टी या फिनोमेना को रिप्रेजेंट करता है। तो सेम पार्ट्स कहने का मतलब क्या है? सेम पार्ट्स कहने का मतलब ये है, अगर आपने ऑर्गेनिक पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि अगर 2 कंपाउंड आपको दिया जाए जिनके सेम पार्ट्स हों, सेम पार्ट्स का मतलब दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मतलब जो एक कंपाउंड में प्रेजेंट है, जो एटम या ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरे कंपाउंड में भी वही एटम या ग्रुप प्रेजेंट होगा, दोनों में सेम एटम या ग्रुप प्रेजेंट होगा। लेकिन अलग क्या होगा? आप बोलेंगे सर, जैसे आप कह सकते हैं कि मैं एक इंसान हूं और एक और इंसान अगर मेरे सामने आ जाए तो हम लोग दोनों इंसान आइसोमर होंगे। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास है उनके पास भी वही है, मेरे पास भी 2 हाथ 2 पैर 1 सिर, है ना, सेम टू सेम उसके पास भी है। लेकिन अब कुछ तो अंतर जरूर होगा, सिर्फ फॉर्मूला सेम होने से काम नहीं चलेगा। अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहा लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर्स अलग अलग रहा, अब ये स्ट्रक्चर अलग होना किसे कहते हैं मैं आपको समझाऊंगा, या फिर एटम का अरेंजमेंट अलग अलग रहा, 2 चीज अलग रह सकता है, या तो स्ट्रक्चर या तो एटम का अरेंजमेंट। फॉर्मूला सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और स्पेस का अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट होता है एटम का, उसका अगर डिफरेंस आ जाए, इन दोनों में से किसी में भी अगर डिफरेंस आ जाए तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ आइसोमर है। मतलब वो कंपाउंड और बगल वाला कंपाउंड जो होगा वो क्या कहलाएगा? आइसोमर। क्या सेम हो सकता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना तय है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग अलग हों या दोनों में एटम का पोजीशन अलग अलग हो, अरेंजमेंट अलग अलग हो, अगर ऐसा रहा तो वो कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ आइसोमर होता है, ठीक है। और इस फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ, लेकिन मैं डेफिनेशन समझाने से पहले मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म का मतलब को और डिटेल में समझा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, क्योंकि मैं जब एग्जांपल दे दूंगा तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने एग्जांपल एक लिख के रखा है, जनरल एग्जांपल है, आप देख रहे होंगे Ma2B2C2 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें M है मेटल आपका, ए बी आपका लिगेंड है, और C2 जो है वो कॉम्प्लेक्स के बाहर है, दैट मींस इट इज योर काउंटर आयन, ये आपका काउंटर आयन है। M के साथ 2 A और 2 B जुड़े हुए हैं और C2 आपका काउंटर आयन है, ठीक है। ये आगे समझ में आपको? अब क्या है, एक और मैंने कंपाउंड लिया, क्योंकि आइसोमर में मिनिमम 2 कंपाउंड तो होने ही चाहिए। एक और कंपाउंड लिया जिसमें मेटल वही है, ठीक है, A2 C2 और B2। देखिए, देखा जाए तो इन दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेम फॉर्मूला है या नहीं? बताइए। सेम फॉर्मूला का मतलब जो चीज इसके पास वही चीज इसके पास, एक मेटल A2 भी 2 गो है इसके पास, B2 भी 2 गो है इसके पास, C2 भी 2 गो है इसके पास, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अब आपको समझ में आ गया होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम कहना किसे कहते हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है।
अब अंतर क्या हो सकता है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो सकता है या अरेंजमेंट अलग हो सकता है। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होना किसे कहते हैं, देखिए मैंने जो आपको यहां बनाया है इसमें मैंने क्या किया, इस M से 2A और 2B बॉन्डेड हैं और C2 आपका काउंटर आयन है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आप देखिए इस M से 2A2 और 2C2 हैं, B2 आपका काउंटर आयन है। मतलब इस M से अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है, इस M से 2A अटैच है और 2B अटैच है, ठीक है, और C2 आपका बाहर है, ठीक। इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया। अब इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा बना सकता हूं कि 2A आपका अटैच है, 2C अटैच है और B2 आपका अलग है, B2 आपका बाहर है, ठीक है। तो ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होना किसे कहते हैं, पता है किसे कहते हैं, अगर मेटल से अलग अलग लिगेंड जुड़ा हो, दोनों में सेम लिगेंड नहीं जुड़ा हो, यहां पे M के साथ 2A 2B है, यहां M के साथ 2A और 2C है, अगर एक मेटल से अलग अलग लिगेंड जुड़े हुए हों तब आप कहिएगा कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। क्या कहिएगा, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मतलब मेटल से जो लिगेंड जुड़े होते हैं वो आप चेंज कर दीजिए तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होना कहेंगे, ठीक है। आगे आपको समझ में, ठीक। अब ये तो समझ में आ गया कि स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होना किसे कहते हैं। लेकिन अगर आप डेफिनेशन में जाइएगा तो 2 और मोर कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन आपको अब नया चीज समझना है, स्पेशियल अरेंजमेंट। अब आप कहेंगे कि सर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होना तो समझ में आ गया, लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट अलग होना किसे कहते हैं वो भी आप समझ लीजिए। और ये दोनों समझने के बाद आपको दोनों पार्ट्स भी क्लियर हो जाएगा, आइसोमरिज्म 2 टाइप के ही क्यों होते हैं, ठीक है। देखिए स्पेशियल अरेंजमेंट अलग होना किसे कहते हैं, मैं ये कंपाउंड जो आपका यहां बना हुआ है Ma2 B2 और C2, इसके 2 अरेंजमेंट आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा तब आपको बहुत अच्छे से सब चीज समझ में आ जाएगा। Ma2 B2 और C2, ठीक है, एक ये हो गया आपका और दूसरा क्या है आप देखिएगा A B B और C2 बाहर। अब देखिए इन दोनों में क्या अंतर है आप बताइए तो जरा सा, ठीक है। क्या इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 100%। क्या इन दोनों के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, 100%। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है क्योंकि इस मेटल से 2A और 2B लगा हुआ है, इस मेटल से भी 2A और 2B लगा हुआ है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, यहां पे अलग नहीं है। यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग था, जहां लिगेंड बदल जाए समझ लीजिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो गया, यहां लिगेंड तो वही है ना भाई, ठीक है। अंतर दोनों में क्या है तो आप जरा सा देखिए, इन दोनों का एटम का अरेंजमेंट उसी को बोला जाता है स्पेशियल अरेंजमेंट। यहां दोनों में अंतर क्या है कि इस M से दोनों A एकदम अगल बगल वाले पोजीशन पे है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री, अगल बगल वाले पोजीशन पे है। जबकि इसमें देखिए दोनों जो A हैं या दोनों जो B हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से मतलब 180 डिग्री पर है, मतलब अपोजिट साइड। यहां लग रहा होगा कि दोनों A सेम साइड में है और यहां लग रहा होगा कि दोनों A अपोजिट साइड में है, यानी कि इसे कहेंगे स्पेशियल अरेंजमेंट का अलग होना। एटम का अरेंजमेंट बदल गया, लिगेंड नहीं बदला, लिगेंड वही है, एटम का अरेंजमेंट बदल गया तो इसे कहेंगे स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट। क्या कहेंगे, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट। और इसे क्या कहेंगे, इन दोनों को क्या कहेंगे, जगह तो है नहीं, यहां बिल लिखता हूं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, ठीक है। देखिए इसे कहेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग हो गया और इसे कहेंगे स्पेशियल अरेंजमेंट अलग हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक चीज हो जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, या तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाए या तो स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए, तब वो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आइसोमर, ठीक है। देख लीजिए 2 or more compounds with same molecular formula but different structure or spatial arrangement are called isomers and this phenomena is called isomerism। मुझे उम्मीद है अब आपको आइसोमेरिज्म समझ में आ गया होगा। तो आपको नोट्स बनाना है तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिएगा और इन दोनों को आप चाहें तो लिख सकते हैं 2 पॉइंट बना करके, है ना, ये समझाने के लिए कि स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट का अलग होना किसे कहते हैं और स्पेशियल अरेंजमेंट का अलग होना किसे कहते हैं, आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए टाइप्स आइसोमेरिज्म 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 2। आप देख भी रहे होंगे कि यहां 2 अलग अलग चीज हो सकते हैं, या तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग हो जाए या तो स्पेशियल अरेंजमेंट अलग हो जाए। इसीलिए आइसोमेरिज्म जो है 2 टाइप के होते हैं, एक है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल और दूसरा क्या है आपका स्टीरियो। व्हाट इज स्ट्रक्चरल, व्हाट इज स्टीरियो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होगा जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग अलग होगा,
ठीक है, मैंने कहा ना दो में से क्या हो सकता है, अगर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग अलग हुआ तब ये कहलाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मैंने यहां जो एग्जांपल दिया है ये दोनों एग्जांपल, ये किसका एग्जांपल हुआ, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का हुआ, ठीक है। और स्पेशियल अरेंजमेंट स्टीरियो आइसोमेरिज्म सेकंड पॉइंट है इसका, सेकंड टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसे स्पेस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, स्पेशियल या फिर स्टीरियो, है ना। ये क्या होता है, जहां दो कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया तो उसे स्पेस आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे। मतलब मैंने जो यहां एग्जांपल बनाया है वो इस चीज का है और जो यहां एग्जांपल बनाया है वो इस चीज का है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चार टाइप के होते हैं, है ना। अभी मैं बस नाम लिख दे रहा हूं, एनसीईआरटी में आपका ये चारों टाइप दिया हुआ है, एक एक करके मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है। लेकिन पहले मैं नाम लिख दे रहा हूं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो भी जो है ये आपका दो टाइप का होता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या इसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये दो टाइप का होता है। तो टाइप्स को मैं अभी इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा, पहले आपको इतना समझ में आ गया होगा, इतना पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहां से हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। जैसा कि आपने अभी जस्ट देखा, आप लोगों ने आइसोमेरिज्म समझा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्टीरियो क्या होता है, आप लोगों ने बेसिक जानकारी देख ली। लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के चार टाइप्स जो होते हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है, एक एक करके डिफाइन करते हैं, एग्जाम्पल के साथ उसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि अगर दो या दो से अधिक कंपाउंड्स हों जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन या तो उनके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट या तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बोलिए या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोले, अगर वो डिफर हो गया तो उसे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट हो तो उसे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको रियल एग्जांपल्स दे रहा हूं। इसके पहले मैंने आपको जनरल एग्जांपल दिया था, रियल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख करके मैं उसका एग्जांपल आपके सामने लिखा हूं। देखिए पहले तो देख लीजिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, द आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों एग्जांपल्स में आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है, ठीक है। इसमें क्या है, PTNS3 4OH2SO4, और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में इसका जो आइसोमर है उसमें देखिए PTNS3 4SO4OH2 बाहर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए इस प्लेटिनम के इर्द गिर्द 4 अमीन है और एक हाइड्रोक्साइड है, जबकि इसमें 4 अमीन और एक सल्फेट है, ठीक है। तो दोनों में लिगेंड बदल गया या नहीं बदल गया, और लिगेंड बदलने को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि उसका स्ट्रक्चर अलग हो गया और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग हो गया या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो गया, तो उसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको भी रियल एग्जांपल्स दिया है, जबकि इसके पहले जनरल एग्जांपल से काम चला था आपका, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका। अब मैं इनके 4 टाइप्स दिख रहा हूं। इनके 4 टाइप्स होते हैं कौन कौन, आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब देखिए चारों इनके टाइप्स हैं, मतलब इन चारों में एक बात तो कॉमन होगा, ठीक है। वो कॉमन बात क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग, क्योंकि ये 4 सन है, 4 बेटा है इसका अपने फादर का, कुछ तो प्रॉपर्टी रखता होगा। ये चारों में एक बात कॉमन होगा कि सभी में, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग। इतना बात तो कॉमन है क्योंकि ये चारों का चारों इसी का बेटा है, लेकिन इन सभी चारों में कुछ कुछ अपना प्रॉपर्टी भी होता है, कुछ अपना खास बात आपको देखने को मिलेगा जो इन चारों को एक दूसरे से अलग करता है। वही एक एक करके देखना है कि इन चारों में खास बात क्या है, इनके एग्जांपल्स क्या है और एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आपके कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला टाइप है इसका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। मैं सीधे पहले एग्जांपल समझाऊंगा, डेफिनेशन उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए मैं यहां पे एग्जांपल्स दे रहा हूं। इसका एग्जांपल क्या है, PTNS3 4OH2SO4, PTNS3 4SO4OH2। आप लोग को लग रहा हो सर यही एग्जांपल तो आप लोगों ने दे दिया। यस बिल्कुल। देखिए मुझे अगर इसका एग्जांपल्स देना है तो मैं इन चारों में से किसी का भी एग्जांपल को इसका एग्जांपल बता सकता हूं, क्योंकि चारों तो इसी का ही है टाइप्स, तो किसी का भी एग्जांपल्स आप यहां दे सकते थे। मैंने आयनाइजेशन का दे दिया, आप किसी का भी दे दीजिए, इसी का है। एक्चुअली में ये दोनों जो है स्ट्रक्चरल तो होगा ही, लेकिन ये खास तौर पर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है, वही मुझे बताना है कैसे। देखिए इन दोनों कंपाउंड का खास बात क्या है, इन दोनों को पहले आप पानी में डालिए, ठीक है। पानी में डालने के बाद क्या होता है, आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पानी में डालने के बाद ये आपका है काउंटर आयन और ये है कॉम्प्लेक्स। काउंटर आयन ही आयन में टूटता है, जबकि कॉम्प्लेक्स का बाल भी बांका नहीं होता है। ये मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था, ठीक है। मतलब ये है, ये आपका
टूट जाएगा, बाहर वाला पार्ट टूट जाएगा, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो इंटैक्ट रहेगा जैसे का तैसा। अब ये टूटता कैसे आप देखिए, SO4 कैसे टूटेगा, तो SO4 का चार्ज होता है -2, तो SO4 2- में कन्वर्ट हो गया। अब आपको पता है कि अगर ये 2- है तो 100% कॉम्प्लेक्स पे कितना प्लस चार्ज होगा, 2+, क्योंकि जितना एनायन होता है उतना ही केटायन होता है। मतलब अगर इसको अगर आपने आयन में तोड़ा तो SO4 2- में और ये 2+ आपको दिया। अब जब इसको देखिए, अब सेकंड वाले को PtNH3 SO4 OH2, ठीक है, इसको आप पानी में डालिएगा तो क्या होगा, OH का चार्ज होता है -1, लेकिन ये एक नहीं कितना है, 2 है, तो क्या लिखेंगे 2OH-, तो 100% अगर 2OH- यानी कि 2 नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही कितना होगा, 2+, ठीक है। मतलब ये आपका 2OH- दिया, जबकि ये आपका SO4 2- दिया। अब इन दोनों में खास बात क्या देखिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो अलग है, उतना बात तो कॉमन है, उतना तो होना ही, क्योंकि एसी का टाइप्स तो है। लेकिन दोनों में खास बात ये है कि अगर इसको पानी में डाले और इसको मैं पानी में डाले तो ये आपको सल्फेट आयन दिया, SO4 2- सल्फेट आयन, जबकि इसको पानी में डालने पर ये OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन दिया। यानी कि दोनों को पानी में डालने के बाद अलग अलग आयंस क्या दे रहे हैं, अलग अलग आयंस दे रहे हैं, इसीलिए इन दोनों को एक दूसरे का आयनाइजेशन आइसोमर कहा जाता है। इसका की पॉइंट में ही देखिए, आयनाइजेशन का नाम में ही आयन वर्ड है। तो अगर 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जिसको पानी में डालने के बाद डिफरेंट आयंस अगर दे दे तो वो क्या कहलाएगा, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, ठीक है। देखिए, द आइसोमरिज्म इन विच कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो रहना ही रहना है, बट गिव्स डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन में डिफरेंट आयंस देते हैं, तब उन्हें क्या कहा जाता है, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। समझ में आया आपको, ठीक है। मतलब दोनों डिफरेंट आयंस दे रहे हैं। अब एक और एग्जांपल भी है इसका, देखिए PtNH3 Cl2 Br2, PtNH3 Br2 Cl2, मैंने इसे आयन में तोड़ा नहीं है, वो आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, Br का चार्ज होता है -1 और ये है 2, यानी कि ये टूटेगा पानी में 2Br-, तो अगर ये 2Br- है तो ब्रैकेट के ऊपर हो जाएगा 2+, यानी कि ये Br- दिया, ब्रोमाइड आयन। अब इसे पानी में डालेंगे तो ये क्या देगा, 2Cl-, अब 2Cl- के यहाँ पे अगर जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2+, ठीक है। तो ये आपको दिया क्लोराइड आयन और ये दिया आपको ब्रोमाइड आयन, दोनों डिफरेंट आयंस दिया या नहीं, और अगर डिफरेंट आयंस दे रहा है तभी वो कहलाएगा आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, ठीक है। चलो, ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका हाइड्रेट आइसोमरिज्म। ये उससे भी आसान है। हाइड्रेट में पानी के लिए ही हाइड्रेशन यूज होता है, तो यहां पर वाटर H2O इसका कुछ खास योगदान है। देखिए कैसे, पहले मैं एग्जांपल समझा रहा हूं। देखिए इस एग्जांपल में जरा सा देखिए, Cr के इर्द गिर्द 6 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। इस एग्जांपल में Cr के इर्द गिर्द 5 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और यहां पर बाहर Cl3 है आपका। अब देखिए क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा, 6 पानी के मॉलिक्यूल्स है। अब मैंने क्या किया, एक Cl को मैंने अंदर कर दिया और एक H2O को बाहर कर दिया, ठीक है। आपके मन में आ रहा होगा कि सर एक ही Cl को अंदर क्यों किया। अब ध्यान से देखिएगा, इस मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब इसके इर्द गिर्द 6 लिगेंड है। अब क्या है, अगर मैं आइसोमर बनाता हूं तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए एक H2O को मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट के बाहर कर दिया और एक Cl को अंदर बुला लिया, ताकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 6 रहेगा। देखिए 5 और 1 6। अब यहां Cl3 की जगह क्या हो गया, Cl2 और एक H2O हो गया ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, मतलब इसी का एक और पार्ट, मतलब इसका एक और आइसोमर, इसमें मैंने क्या किया, 2 H2O को बाहर कर दिया और 2 क्लोरीन को अंदर बुला लिया। अब H2O आपका हो गया 4 और क्लोरीन हो गया आपका 2। अब 2 H2O जो है बाहर वो यहां लिखा हुआ है, और क्लोरीन जो पहले 3 था अब 2 अंदर आ जाएगा तो एक ही बचेगा, इसलिए एक क्लोरीन यहां लिखा गया। मतलब इन तीनों में खास बात क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिगेंड के रूप में पानी कितना है, पानी का मॉलिक्यूल्स कितना है, H2O मॉलिक्यूल्स कितना है, 6। यहां लिगेंड के रूप में वाटर मॉलिक्यूल्स कितना है, 5। यहां लिगेंड के रूप में पानी के मॉलिक्यूल्स कितना है, 4। तो इन तीनों में लिगेंड्स के रूप में वाटर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है, लिगेंड्स के रूप में वाटर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है। अगर ऐसा होता है तो ये सब एक दूसरे का हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमरिज्म कहलाता है, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इतना तो होना ही है। अगर H2O मॉलिक्यूल्स लिगेंड के रूप में डिफरेंट हों तब उसे क्या कहेंगे, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। कितना आसान है, देखिए, द आइसोमरिज्म इन विच कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स एज लिगेंड। लिगेंड के रूप में पानी के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हो, यहां आपका 6 है, यहां आपका 5 है, यहां आपका 4 है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाएगा, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमरिज्म। ये तो आपको इससे भी आसान लगा होगा, ठीक है। मतलब देख के आराम से पहचान लीजिएगा, ये हाइड्रेट या सॉल्वेट है। पानी का नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हो तो वो क्या कहलाएगा, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमरिज्म, ठीक है। थर्ड नंबर आते हैं हम लोग लिंकेज आइसोमरिज्म। देखिए हर
आइसोमेरिज्म में एक की पॉइंट होता है, जैसे इसका है आयनाइजेशन का आयन, हाइड्रेट का हाइड्रेट से ही तो वाटर होता है, और लिंकेज का एक की टर्म है लिंक से बना है लिंकेज। देखिए, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक खास तरह के लिगेंड के बारे में दोबारा याद दिला देता हूं, क्योंकि आपने पढ़ा है टाइप्स ऑफ लिगेंड में एम्बीडेंटेट लिगेंड। याद है क्या होता था? एम्बीडेंटेट लिगेंड ऐसा लिगेंड होता है जिसके पास दो डोनर साइट होता था, लेकिन एट ए टाइम सिर्फ एक ही डोनर एटम सेंट्रल एटम से लिंक करते थे। ठीक है, एट ए टाइम मतलब अगर दो डोनर है, लेकिन अगर ये लिंक करेगा तो ये लिंक नहीं करेगा, और अगर ये लिंक किया तो सेकंड वन लिंक नहीं करेगा। दो डोनर एटम होने के बावजूद भी एट ए टाइम सिर्फ एक ही अगर लिगेंड सेंट्रल एटम से लिंक करते हैं तो उसे एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। अब आपको लग रहा होगा ये एम्बीडेंटेट मैंने क्यों बताया, क्योंकि एम्बीडेंटेट से ही है लिंकेज आइसोमेरिज्म का नाता। देखिए कैसे, यहां देखिए CrH2O5 HCN, और यहां क्या है CrH2O5 NCS। देखिए HCN आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड है। इस एम्बीडेंटेट लिगेंड में कौन डोनर एटम है बताइए तो जरा। तो यहां पे सल्फर सामने लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका डोनर एटम कौन है? सल्फर। जबकि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में NCS लिखा हुआ है, मतलब डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि लिगेंड भी यहां सेम है, फॉर्मूला तो सेम है ही, लिगेंड भी सेम है, लेकिन इसमें डोनर एटम एम्बीडेंटेट लिगेंड का डोनर एटम अगर डिफरेंट हो, जो कि सेंट्रल एटम से लिंक्ड हो, क्या हो? लिंकेज, तो उसे क्या कहा जाएगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, फिर से सुनिए, अगर दो या दो से अधिक कंपाउंड हो जिसमें किसी एम्बीडेंटेट लिगेंड का अलग अलग डोनर एटम सेंट्रल एटम से लिंक्ड हो तो उसे कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। मतलब आपको एम्बीडेंटेट लिगेंड ढूंढना है, और अगर एम्बीडेंटेट लिगेंड का अलग अलग डोनर एटम सेंट्रल एटम से लिंक है तो समझ लीजिए वो है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, फिर से देख लीजिए, यहां तो आप लोगों ने देख ही लिया। अब सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, CONH3 NO2 PY2, PY मतलब पायरिडीन, C5H5N NO3। यहां पर देखिए NO2 आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड है, यहां डोनर एटम कौन है? N, याद होगा आपको, नाइट्रिटो N जिसे कहते थे। अब यहां पर जरा सा देखिए CONH3 ONH3 ONO है, यानी कि यहां डोनर एटम कौन है? O, नाइट्रिटो O, PY2 NO3 सब कुछ वही है, लेकिन यहां एम्बीडेंटेट का नाइट्रोजन लिंक्ड है और यहां एम्बीडेंटेट का ऑक्सीजन लिंक्ड है। अगर ऐसा हो तो उसे कहेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन देखिए, द आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट डोनर एटम्स ऑफ What? Ambidentate ligand are linked to metal. Ambidentate ligand के अलग अलग डोनर एटम मेटल से लिंक्ड हो तो उसे कहेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये भी आपको आसान लगा होगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग फोर्थ टाइप में। फोर्थ तो सबसे आसान है, इसे तो आप आराम से समझ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, फोर्थ एग्जांपल समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूं, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने याद किया होगा नॉमेनक्लेचर ऐसा कंपाउंड का भी आप लोगों ने देखा इसका केटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हो। अगर केटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं तभी ये आइसोमेरिज्म आएगा आपका। ठीक है, देखिए आप इस एग्जांपल में देखिए CONH3 प्लस CrCN6 माइनस, ये प्लस माइनस मैंने अपने से दिया है। ये से आप दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं समझिएगा, ये आपका एक ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन इसमें केटायन और एनायन दोनों का दोनों क्या है? कॉम्प्लेक्स। अगर ऐसा हो तभी आइसोमेरिज्म आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब इसमें होगा क्या? होगा तो बहुत आसान काम। क्या होगा देखिए, इस NH3 का 6 जो है उसको आप CN की जगह भेज दीजिए और CN6 को NH3 की जगह भेज दीजिए, बस कितना आसान काम। देखिए अब CO के साथ NH3 6 था, अब ले जाएगा CN6, और CR के साथ जो पहले CN था अब ले जाएगा NH3 6, यानी कि यहां लिगेंड का फेरबदल हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। तो अगर केटायन और एनायन के बीच में है ना लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है तभी वो कहलाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, COEN3 CrCN6 है ना, यहां EN को मैंने यहां भेज दिया, CN को यहां ले आया, तो इन दोनों में क्या हो रहा है? लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है केटायन और एनायन के बीच में। पहला पॉइंट क्या था? ये तभी होगा जब केटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स होगा, और दूसरा में क्या बोले, यहां क्या होता है? लिगेंड का एक्सचेंज होता है केटायन एनायन के बीच में, तब कहलाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखिए, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल व्हेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर कॉम्प्लेक्स। पहला बात, दोनों क्या होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स। एंड अराइज उत्पन्न होता है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगेंड, लिगेंड के अदला बदली से बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में लिगेंड के अदला बदली से उत्पन्न होता है, तब इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपको चारों टाइप्स। में हट जाता हूं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ठीक है, कि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन अगर आपका हो, जैसे कि बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, तो उसमें सिंपल सा एक तरीका होता है क्वेश्चंस पूछने का कि आपको क्या करेगा, सीधे कोई एक
कोई टाइप बोलेगा और बोलेगा डिफाइन विथ एग्जांपल, बोलेगा डिफाइन आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या फिर लिंकेज या फिर कोऑर्डिनेट, है ना, कोऑर्डिनेशन, एग्जांपल के साथ उसको डिफाइन करो। एकदम सिंपल सा क्वेश्चंस, ठीक है। अब आता है कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, नीट में या फिर जेई में कैसे क्वेश्चंस इसे पूछ सकते हैं आपके। हालांकि अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहे हो, वहां भी आपका ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे, सुनिए। क्या करता है जनरली, तो आपको क्या करेगा, कोई एक एग्जांपल दे देगा, जैसे PTNH3 SO4 PTNH3 SO4 बोलेगा कि बताइए इन दोनों के बीच में कौन सा आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। 4 ऑप्शन आपका रहेगा, आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन। इत्तेफाक से 4 ऑप्शंस हैं, 4 टाइप्स भी है। पूछेगा कि इनमें किस तरह का आइसोमेरिज्म होता है। कितना सिंपल सा सवाल है, देखिए। और ऐसे क्वेश्चन तो और आसान होते हैं, मतलब डिफाइन करने से ज्यादा आसान तो यही होते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, अगर आपको पूछेगा पहचानने देना है, तो पहचानने का बहुत सिंपल सा ट्रिक है। देखिए, सबसे पहला, सबसे आसान तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, इसमें तो आपको ब्रेन लगाना ही नहीं। अगर आपको 2 ब्रैकेट दिख गया है ना, तो 100% समझ लीजिए इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ही है, क्योंकि लिगेंड का अदला बदली तभी हो सकता है। सबसे आसान इसे पहचानना है। नंबर 2 पहचानना आसान है आपका लिंकेज। लिंकेज पहचानने के लिए आपको सिर्फ एम्बिडेंटेट लिगेंड का नाम याद रखना होगा, सॉरी नाम नहीं, फॉर्मूला। कौन कौन, सिर्फ 3 मैंने आपको बताया है, SCN-NCS, NO2ONO और CN-NC। अगर ये रहा और दोनों का अलग अलग डोनर एटम सेंट्रल एटम से लिंक्ड रहा तो क्या कहलाएगा, लिंकेज, ठीक है। नंबर 3 आसान पहचानना है आपके लिए हाइड्रेट। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आपको H2O दिखता है, क्या दिखता है, H2O, और उसका अलग अलग नंबर सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ हो, H2O अलग अलग लिगेंड्स अलग अलग नंबर में सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ हो, एक में 6 है, एक में 5 है, एक में 4 है, तो समझ लीजिए वो हाइड्रेट है। और सबसे अगर देखा जाए तो इन चारों में सबसे टफ तो यही हुआ, लेकिन है ये भी आसान, है ना। इसे अगर पहचानना हो तो आपको देखना है कि ब्रैकेट को तोड़ने के बाद अगर दोनों डिफरेंट आयंस देते हैं, अगर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये SO4 देगा और ये ब्रैकेट देंगे तो ये OH- देगा, डिफरेंट आयंस देते हैं, तब उसे क्या कहेंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। पहचानना, ठीक है। तो पहला तरीका सब्जेक्टिव में क्या बोला मैंने, एग्जांपल्स देगा, डेफिनेशन बोलेगा और एग्जांपल बोलेगा। ध्यान रखना आपको हर एक टाइप्स का कम से कम एक एग्जांपल याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको डिफाइन विथ एग्जांपल दिया तो आपको एक एग्जांपल याद रखना है। और दूसरा, अगर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो आपको एग्जांपल दे देगा और नाम पूछेगा कि इनमें किस तरह के आइसोमेरिज्म पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक। तो ये था आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उनके टाइप्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म और उनके टाइप्स, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाइएगा और आराम से, है ना, पढ़िएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।